नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का चौथा भाग है। और इसमें बाबा साहेब ने जिस शीर्षक के साथ इस पूरे अध्याय को आगे बढ़ाए वो है राजनीति और सामाजिक प्रश्नों पर जो तथागत के प्रवचन रहे हैं उनका समावेश इस अध्याय में बाबा साहेब ने किए हैं। एक शीर्षक है, बाबा साहेब लिखते हैं, तीसरा अध्याय, इसका शीर्षक राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत और उसी के रूप में ये शीर्षक बनाकर बाबा साहेब लिखते हैं कि राजनीतिक और सामरिक शक्ति जो होती है, ये शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है कि जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था जैसी है उसी पर निर्भर करती है वहां की सामरिक और राजनीतिक शक्ति। अब ये प्रवचन है तथागत बुद्ध का। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक समय तथागत बुद्ध राजगृह में धृतकुट पर्वत पर ठहरे हुए थे। ये राजगिरी की बात है। उस समय मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। यह कहानी भी इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही है और एक ऐतिहासिक सत्य रहा है। ये उसके पहले क्या घटना घटित हुई, ये बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध की जीवनी से लेकर यहां इसे समाविष्ट किए हैं। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि उस समय मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे ये कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं इन वज्जियों की जड़ खोद डालूंगा, मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन वज्जियों का सर्वथा विनाश कर डालूंगा। अजात शत्रु का ये प्रण है, निश्चय है। वो कहता है कि मैं वज्जियों की जो व्यवस्था है उसे मैं खत्म कर दूंगा, वज्जियों की मैं जड़ खोद डालूंगा, उनको खत्म कर दूंगा, उनको नष्ट कर डालूंगा, उनका विनाश करूंगा। ये अजात शत्रु सोच रहा है और ये उसका निश्चय है। लेकिन तब उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा, वर्षकार ब्राह्मण से अजातशत्रु ने कहा कि ब्राह्मण, तुम आओ और भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो, तब उनका कुशल समाचार पूछो कि वे निरोग और स्वस्थ है या नहीं। अजातशत्रु ने अपने मंत्री को तथागत के पास भेजने का निश्चय किया और इसका संदर्भ यही है कि वे वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। तब उनसे कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। वर्षकार ब्राह्मण के द्वारा तथागत बुद्ध के पास अजातशत्रु का संदेश। तो वर्षकार ब्राह्मण अजातशत्रु के पास अजातशत्रु का ये संदेश लेकर तथागत के पास जाने की तैयारी में है। अजातशत्रु अपने मंत्री वर्षकार ब्राह्मण से कहते हैं कि यह कहना तथागत से कि उसका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हो, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा
वह उनको नष्ट कर डालेगा और वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा। ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहे उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन कभी अन्यथा नहीं होता है। ये बुद्ध के गुणों के विषय में ये स्वीकारोक्ति है और एक साक्ष्य भी है कि बुद्धों का कथन कभी भी अन्यथा नहीं होता। यानी कि तथागत बोलते हैं तो बस जरूरी है तो बोलते हैं, अन्यथा बिना मतलब से नहीं बोलते। तो अजातशत्रु अपने मंत्री से कहता है कि जाकर तथागत से कहना कि अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है और वो उसकी जड़ें खोद देगा। इसके बाद तथागत जो कुछ कहें वो जैसा का वैसा मुझे आकर सुनाना। तब वशकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और बहुत से सुंदर सुंदर रथ जुतवाकर वह गृद्धकुट पर्वत पर पहुंचा। पूरे लवाजमे के साथ वर्षकार ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा है। तब वहां पहुंचकर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध नरेश का संदेश तथागत के सामने निवेदन कर दिया। बिल्कुल वही संदेश जो अजातशत्रु ने तथागत के लिए भेजा था। वो संदेश वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को सुनाया। उस समय आनंद स्थविर तथागत के पास खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित करके पूछा। तथागत ने वर्षकार ब्राह्मण की बात तो सुन ली, जो कि अजातशत्रु के मंत्री है। उनकी बात सुन ली और फिर आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण के लोग प्रायः अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथागत आनंद से पूछते हैं कि आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी अपनी जो हमेशा चलने वाली जो बैठकें हैं, वो बैठकें क्या वो सार्वजनिक समिति की बैठकें करते रहते हैं? तो आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, ये तो मैंने सुना है। फिर तथागत ने पूछा उनसे, आनंद, जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा। ये पूरी समाज व्यवस्था के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है तथागत का, कि वो समूह जो अपनी सार्वजनिक बैठकें हमेशा करते हैं, उन बैठकों में उस वक्त के समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं और उसे अपने आचरण का हिस्सा भी बनाते हैं कि इस समाधान की ओर हम लोग कैसे बढ़े, जो उपाय वो लोग ढूंढते हैं। तो तथागत कहते हैं कि जो ये कार्य जो लोग करते हैं उनकी हमेशा वृद्धि होगी, यानी तब तक वज्जियों की वृद्धि होती ही रहेगी जब तक वो सार्वजनिक बैठकें करते हैं, उनका ह्रास नहीं होगा। आनंद, जब तक वज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे और मिलजुल कर अपने निश्चयों को कार्य रूप से परिणत करेंगे, तब तक ये होगा। तब तक उनकी उन्नति ही होगी, उनकी अवनति नहीं हो सकती, उनका ह्रास नहीं हो सकता। आनंद, जब तक वे बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए एक बात, जब वो मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर बैठकर अपने कार्यों को, निश्चय को कार्य रूप में परिणत करेंगे, और तीसरी बात, वे बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब जो भी कार्रवाई करेंगे वो नियम के साथ करेंगे, जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आई वज्जियों की परंपरा के अनुसार कार्य करेंगे, तब उनका ह्रास नहीं होगा, उनकी उन्नति ही होगी। जब तक वे किसी वज्जी लड़की या स्त्री को जबरदस्ती अपने यहां लाकर नहीं रखेंगे तब तक, यानी कि स्त्री की गरिमा का जब तक वे सम्मान करते रहेंगे तब तक उनका ह्रास नहीं होगा।
उनका सम्मान ही होगा और उनकी उन्नति ही होगी। जब तक वज्जीगण के लोग धम्म का पालन करते रहेंगे तब तक उनका ह्रास नहीं होगा, उनकी उन्नति ही होगी। जब तक वे ये बातें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा और उनका नाश कोई कर नहीं सकता। थोड़े शब्दों में तथागत बुद्ध ने यह कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, सामान्य बात कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, गणतंत्र में विश्वास रखते हैं और प्रजातंत्रात्मक ढंग से रहते हैं, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं। यह तथागत की बात है। वर्षकार ब्राह्मण चुपचाप इस बात को, जो आनंद के साथ ये संवाद चल रहा है, उसे सुन रहे हैं। तब तथागत ने वर्षकार ब्राह्मण को संबोधित किया। हे ब्राह्मण, जब मैं वैशाली में ठहरा हुआ था तब मैंने वज्जियों को ये बातें सिखाई थी। तथागत कहते हैं कि जब मैं वैशाली में रुका हुआ था तब मैंने वज्जियों को ये बातें सिखाई थी कि आप सार्वजनिक बैठकें करते रहें, मिलजुल कर बातचीत करें और अपनी समस्याओं का समाधान मिलजुल कर निकालें और उसके लिए आपकी जो कार्य करने की पद्धति है उसको अपने आचरण में भी परिणत करें और साथ ही साथ स्त्री का सम्मान करें, धम्म का पालन करें। ये जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ब्राह्मण बोला, तो हम वज्जियों की उन्नति की ही आशा कर सकते हैं तथागत। वर्षकार ब्राह्मण का कहना था कि हम वज्जियों की उन्नति की ही आशा कर सकते हैं, उनकी अवनति की नहीं। हे गौतम, मगध नरेश वज्जियों को नहीं जीत सकता। वर्षकार ब्राह्मण समझ गया, क्योंकि तथागत के शब्द ये अंतिम ही हुआ करते थे। उन्होंने कह दिया कि वज्जियों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वज्जी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनका प्रजातंत्र पर विश्वास है और प्रजातांत्रिक ढंग से अपना पूरा कारोबार चलाते हैं, तो इसलिए उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनकी अवनति नहीं हो सकती, उनकी उन्नति ही होगी। और इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत के वचन सुने, वह अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर उसने मगध नरेश को वह सब कुछ सुनाया जो तथागत से उसने सुना था। और फिर अजातशत्रु भी समझ गए कि वज्जियों को हराना संभव नहीं, उनका विनाश संभव नहीं। हम रुकेंगे यहाँ, यह अध्याय खत्म होता है, हमारा वक्त भी खत्म होता है। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे नई बात के साथ और नई समझ के साथ। बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ का यह पठन चल रहा है। अब हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।